नमस्कार, मी नितीन. आपण पाहत आहात वायझर इंडिया टीव्ही आणि आता पाहूया आजची महत्त्वाची बातमी. कराड तालुक्यातील येवती येथे कराड दक्षिणचे युवा नेते डॉक्टर अतुल भोसले यांच्या खास प्रयत्नातून मंजूर झालेल्या जल जीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनेचा भूमिपूजन समारंभ, आयुष्यमान भारत गोल्डन कार्ड वितरण व युवा वॉरियर शाखेचा उद्घाटन सोहळा केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नामदार अजय मिश्रा यांच्या शुभ हस्ते संपन्न झाला. यावेळी सातारा लोकसभा मतदारसंघाचे प्रभारी तथा भाजपा प्रदेश सदस्य डॉक्टर अतुल भोसले, भाजपा प्रदेश सचिव विक्रम पावसकर, सुनील पाटील, पैलवान धनाजी पाटील, माजी जिल्हा परिषद सदस्य सागर शिवदास, येवती सरपंच सागर शेवाळे, उपसरपंच सौ मनीषा पुजारी, प्रांताधिकारी उत्तम दिघे, गट विकास अधिकारी सौ मीना साळुंखे, ग्रामीण पाणी पुरवठा उपअभियंता सुनील बसुगडे आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. येवती येथील विविध विकास कामांच्या भूमिपूजन व उद्घाटन सोहळ्याची सुरुवात मान्यवरांनी प्रतिमा पूजन व दीप प्रज्वलन करून केली. या सर्वच महापुरुषांच्या प्रतिमेचं पूजन आणि दीपपूजन संपन्न होतं. आपण स्वयं प्रकाश घेऊया. अंधारातील प्रकाशाकडे वाटचाल करणारी भारतीय संस्कृती तिचा परिवार, जी माणसं मातीशी नातं जोडतात तीच माणसं आपण उंची कमी शकतात. अशा सर्वांच्या आभार व्यक्तिमत्वाला आमचा लाख लाख सलाम. मोठे शिवराचे दीपपूजन आणि प्रतिमा पूजन सोहळा संपन्न होतोय. विकासाची वाटचाल करणारी संस्कृती तिचा आता परिपाक दीपप्रज्वलन मान्यवरांच्या शिबिरात संपन्न होते. प्रतिमा पूजन व दीपप्रज्वलनानंतर कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक शेवाळे गुरुजी यांनी केले. या ठिकाणी या येवती गावचं भाग्य मी मानतो, कारण हा येवती गावामध्ये कराड तालुक्यातील कराड दक्षिण मधील अगदी शेवटचं पश्चिमेचं टोक, कारण याच्या पलीकडे पश्चिमेला जर आम्ही गेलो तर रत्नागिरी, कोल्हापूर जिल्हा, सांगली जिल्हा सुरू होतो. इकडे उत्तरेकडे गेले तर पाटण तालुका होतो. म्हणजे सातारा, सांगली, त्या कोल्हापूर या 3 जिल्ह्याच्या बॉर्डरीवर हे गाव. आणि हा डोंगरी भाग पाण्यापासून, म्हणजे शेतीचं पाणी तर नाही, परंतु पिण्याचं पाणी 1960 सालापासून आम्ही या 1 किलोमीटरवरून पाणी आणत होतो. 1972 साली आमच्या गावाला एक बोर मिळालं आणि भैरवनाथाच्या कॅपेनं देवालयासमोर बोरला पाणी लागलं. गावाला पाणी मिळालं पिण्यासाठी, पण ते पाणी मार्च, एप्रिल आणि मे या 3 महिन्यामध्ये पुन्हा दुर्भिक्ष निर्माण करते. या ठिकाणचे बरेचसे लोक मुंबईला उदरनिर्वाहासाठी असतात, कुटुंब घरी असतात, परंतु पाणी नसते. 3 महिन्यामध्ये पाण्याची याचना, दुर्भिक्ष आणि भटकंती करावी लागते. आणि ही भटकंती या आजच्या दिवसाच्या सुवर्ण महोत्सवानं आमची ती भटकंती थांबणार आहे. आणि ही भटकंती आमची थांबण्यासाठी आमच्या गावचे युवा नेतृत्व सागर शेवाळे यांनी पाठपुरावा केला आणि त्या पाठपुराव्याला बाबांनी, अतुल भोसले साहेबांनी पूर्णपणे पाठिंबा दिला, प्रयत्न केले आणि त्यांच्या प्रयत्नानं ही आमची पाणी योजना संपन्न होत आहे. आणि महत्वाचं म्हणजे या पाणी पुरवठ्याच्या निमित्तानं आमच्या येवती गावाला केंद्रीय मंत्र्यांचं पाणी लागलं. हे खरोखर केवढं मोठं भाग्य आहे आमचं. आपला संकल्प हा शिवसंकल्प आहे आणि तो संकल्प असा टिकावा. परंतु हा संकल्पाचा आनंद आहे, आनंद बाबांच्या पाठीशी आपण सर्वांनी ठेवूया. ही थोड्या वेळा त्यामुळे आपल्या सर्वांना मी विनंती करतो आणि माझं छोटंसं प्रास्ताविक करतो. प्रास्ताविक भाषणानंतर प्रमुख उपस्थित मान्यवरांचा येवती ग्रामपंचायत व ग्रामस्थांच्या वतीने स्वागत सत्कार करण्यात आला. केंद्रीय मंत्र्यांच्या त्यांच्या दर्जानुसार गुलाब पुष्प आज सोने या
वर्षी अमृताचे खण आज सोन्यासारखा दिवस आहे अमृताचे खण वर्षवत आहेत एक सुंदर सत्कार सोहळा त्या सोहळ्याच्या आपण साक्षीदार आनंदाचे ही आनंदाचे तरंग त्यानंतर माजी मंत्री माननीय डॉक्टर अतुल भोसले बाबा यांचा सन्मान या ठिकाणी करतोय अमोल शेवाळे शेठ यांच्या शोधात डॉक्टर अतुल भोसले बाबा यांचा सन्मान होतो त्यानंतर विक्रमजी बावनकर साहेब सुनील शेवाळे यांच्या शोधात सत्कार समारोह प्रभूजी जटार सुनील पाटील माजी उपसभापती यानंतर सुनील यसुगडे साहेब पाणी पुरवठ्याचे अधिकारी जिल्हा परिषदेचे यसुगडे साहेब गोल्डन कार्डचा वितरण सोहळा संपवतोय अन्य दादा सोनावणे रमेश जगन्नाथ लोखंडे सुप्रिया रमेश लोखंडे सरिका जाधव लीलाबाई किसन साठे भगवान तत्वा थोरा मंदाना शेवाळे कुसुम गोरख सोनावणे तनिष्का गिरीश थोरटे नीता सुरेश शेवाळे रुपाली शिवाजी कांबळे या प्रतिनिधी स्वरूपात 11 लाभार्थींना गोल्डन कार्डचं वाटप होतं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला प्रतिवर्षी 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार याप्रमाणे महात्मा जन आरोग्य योजनेमध्ये मिळणाऱ्या 996 आजारापैकी केंद्रीय मंत्री व मान्यवरांच्या स्वागतानंतर विक्रम पावसकर यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. मला असं वाटतं की ज्या पद्धतीनं केंद्र सरकारच्या माध्यमातून त्या भारताचा विकास होतोय आणि मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली गेले 8-9 वर्ष विविध योजना या भारतामध्ये राबवल्या जातात. त्या योजनेच्या माध्यमातून मोदी साहेब असतील, भारतीय जनता पार्टी पक्ष असेल, हा घराघरात पोहोचलेला आहे. कोरोनाच्या काळामध्ये समाजातील एक पण घटक उपाशी राहता कामा नये अशा उद्देशानं रेशन धारक जे आहेत आणि त्या रेशन कार्डावर जेवढी नावं आहेत त्या सर्वांना विनामूल्य तांदूळ असेल, गहू असेल दिला गेला. अखंड जगामध्ये कोरोनाची लाट आली होती, परंतु एकमेव भारत असा देश आहे जो ज्या देशानं विनामूल्य कोरोनाची लस दिली आणि विनामूल्य प्रत्येक कुटुंबाला धान्य दिले. या विभागामध्ये कोरोनाची लाट इतकी तीव्र होती, जर कृष्णा हॉस्पिटल नसतं तर मला असं वाटते की शेकडो नाही तर हजारो आपले नागरिक दगावले असते. अतुल बाबांचे आभार मानणारे इतके थोडे आहेत की त्यांच्या माध्यमातून कराड दक्षिण असेल, सातारा जिल्हा असेल, या विभागातील हजारो कोरोनाचे पेशंट बरे झाले. सातारा जिल्ह्यातून
रोज 7-8 फोन यायचे. एक तर अतुल बाबांना मी फोन करायचो, नाही तर विनू बाबांना फोन करायचो, पण कधीही नाही हा शब्द आला नाही. मला असं वाटतंय येणाऱ्या काळामध्ये कराड दक्षिणची जर आपण धुरा अतुल बाबांच्या हाती दिली तर कराड दक्षिणचं सोनं झाल्याशिवाय राहणार नाही. भारतीय जनता पार्टीचा प्रत्येक कार्यक्रम पूर्ण ताकदीनिशी राबवण्याचा प्रयत्न हा कराड दक्षिणच्या माध्यमातून केला जातो. मी जिल्हाध्यक्ष असताना बूथ कमिटी असतील, विविध पक्षीय कार्यक्रम असतील, हे सर्वात मोठ्या प्रमाणात आणि सर्वात चांगले जर कार्यक्रम झाले असतील तर कराड दक्षिण मध्ये झाले. आज या पाणी पुरवठ्याच्या योजनेचं जे भूमिपूजन झालं, सातारा जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ 630 गावांमध्ये केंद्र शासनाने या योजनेचा लाभ मिळवून दिलेला आहे. पूर्वी कधी असं होत नव्हतं. पूर्वी फक्त गावागावामध्ये भांडणं लावायची आणि घराघरामध्ये भांडणं लावायची, त्याच्यावर काही होत नव्हतं. परंतु भारतीय जनता पार्टी एकमेव असा पक्ष आहे की बेरजेचं गणित करत आणि कधीही भांडण लावत नाही. मला असं वाटतंय की या भागामध्ये पण आपण विकासाच्या माध्यमातून जो विकास करतोय, लोकांना उपयोगी पडतोय, त्याच्या पाठीशी ठामपणे उभं राहिलं पाहिजे. दहशतीच्या माग उभं राहता कामा नये. पूर्वीचे दिवस गेलेत. आता फक्त आणि फक्त विकासाची साथ आपण धरली पाहिजे. अतुल बाबांच्या माध्यमातून कराड दक्षिणचा 100% पूर्वी पण आणि भविष्यात पण विकास होईल अशी अपेक्षा सर्वच पदाधिकाऱ्यांची आणि कार्यकर्त्यांची आहे. आणि त्यांना त्या पद्धतीची साथ देवेंद्रजी असतील, आपले केंद्रीय मंत्री मिश्राजी असतील, या सर्वांची मिळत आहे. सातारा लोकसभेमध्ये भारतीय जनता पार्टीचा उमेदवार निवडून आला पाहिजे अशा दृष्टिकोनातून पण आपल्याला प्रयत्न करायचे आहे. अखंड महाराष्ट्रामध्ये 18 लोकसभा अशा काढल्या आहेत की ज्या बी कॅटेगरीच्या आहेत. त्यामध्ये सातारा लोकसभा आहे. अजयजी मिश्रा या सातारा लोकसभेमध्ये आले की तुमच्याकडं ते मागणी मागणार आहे की सातारा लोकसभा ही 2024 साली ही भारतीय जनता पार्टीकडे आली पाहिजे. मला तुम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे की 2024 साली भारतीय जनता पार्टीला तुम्ही साथ देणार का? तुम्ही साथ देणार का? तुम्ही साथ देणार का? कुठलं चिन्ह आहे? कमळ आपल्याला घराघरात पोचवायचं आहे, लक्षात घ्या. आणि कमळासमोरच बटन दाबायचं आहे. लोकसभा असू दे, विधानसभा असू दे, जिल्हा परिषद असू दे, बरोबर आहे ना? त्या मागणीसाठी केंद्रातून आपल्या समोर हे मंत्री आले, उत्तर प्रदेशचे मंत्री आहेत, लक्षात घ्या. परंतु भारतीय जनता पार्टीचा लोकसभेमध्ये आपला उमेदवार निवडून गेला पाहिजे, त्यासाठी ते तिथून तिथं आलेले आहेत. मला असं वाटतं की या विभागातील सर्व नागरिक हे भारतीय जनता पार्टीच्या पाठीशी, अतुल बाबांच्या पाठीशी ते ठामपणे उभे राहतील. तिथून पुढच्या काळामध्ये कोणतेही या विभागातील अडचण असेल तर भारतीय जनता पार्टी असेल, अतुल बाबा भोसले असतील, 100% आपली सोडवतील.
आपल्या काही जर मागण्या असतील तर यानंतर ही सभा झाल्यानंतर आपले जे केंद्रीय मंत्री आले त्यांच्यापाशी आपण मांडणी करावी. 100% ती पूर्णत्वास जाण्यासाठी आम्ही सर्वजण प्रयत्न करू. या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मी हा शब्द देतो, थांबतो. जय हिंद, जय हिंद राष्ट्र. धन्यवाद विक्रमजी. बाबांना संधी द्या, संधीचं सोडवील. त्यानंतर आपल्या सर्वांचे नेते, कराड दक्षिणचे गतिमान नेतृत्व, राज्याचे माजी मंत्री डॉक्टर अतुल भोसले बाबा मनोगत करतील. लोकसभा प्रवास योजना के अंतर्गत सातारा लोकसभा मतदार संघ के एक पालक के नाते आदरणीय अजय जी मिश्रा साहब आज उनका पहले चरण का दौरा करें. अजय जी मिश्रा साहब लखीमपुर खेरी से सांसद है. लोकसभा में 2014 से लेकर आज तक काम कर रहे हैं. उन्होंने विधानसभा में उत्तर प्रदेश की काम किया है. उत्तर प्रदेश के 16वें विधानसभा के विधायक आप रह चुके हैं और आज आप लोकसभा के सांसद रह चुके हैं. लोकसभा के सांसद होते हुए बहुत सारी कमिटियों पे आपने काम किया, अच्छा काम किया और भारतीय जनता पार्टी में अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को संधि दी जाती है. इसका एक उदाहरण के स्वरूप से आदरणीय अजय जी मिश्रा साहब आपके सामने खड़े हैं कि उन्होंने कमेटी में अच्छा काम किया, सांसद के रूप से अच्छा काम किया, इसलिए उनको मंत्री पद की धुरा दी गई. और आदरणीय अमित भाई शाह साहब के सहकारी इस रूप से वो काम कर रहे हैं. अमित भाई शाह साहब के साथ देश के गृह विभाग का कामकाज आदरणीय अजय जी देखते हैं. आज जो कार्यक्रम कराड दक्षिण विधानसभा चुनाव क्षेत्र में होने जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है. 60 साल से स्वातंत्र्य के बाद जिस गांव में पीने का पानी लोगों को मिल नहीं पा रहा था, उस गांव में केंद्र के जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत उस योजना से इस गांव में 1 करोड़ 38 लाख रुपए की योजना आज होने जा रही है. आज जिस योजना का भूमि पूजन साहब ने किया, वो योजना का भूमि पूजन होते वक्त इस गांव की, इस परिसर की सारी माताएं बहुत बड़ी तमन्ना लेके इस कार्यक्रम में आई थी कि पिछले 2 पीढ़ियों से जो लोगों को पानी के लिए 1-2 किलोमीटर तक चल के जाना था, 2 किलोमीटर तक जाके पानी के कुंभ से बहुत मेहनत करके पानी घर तक लाना पड़ता था, उनको अपने घर में अपने नल पे पानी मिलने वाला है. इसका बड़ा आनंद ये सारे माताओं को आज इधर हुआ है. आज अपने देश की स्थिति अगर हम देखें तो हमारे देश में 2021 की जनगणना के अनुसार 19 करोड़ 22 लाख घर है जिन घरों में नल से पानी जाना जरूरी है. अभी इस 19 करोड़ 22 लाख घरों में से आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब की नेतृत्व में बनी हुई सरकार के माध्यम से आज तक 8 करोड़ 75 लाख घरों को पानी जा चुका है. मतलब 45% लोगों को इस जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी जा चुका है. यह स्थिति अगर आप 2014 से पहले की देखें तो खाली 3% लोगों को पानी मिलता था. उसके बाद 17% लोगों को यह पानी मिलने लगा और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने 2019 में घोषणा की कि हर घर जल जाएगा, हर घर में स्वच्छ पानी होगा और हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी ये स्वच्छ पानी पी के सदृढ़ होके इस देश में काम करेगी, इस देश में जिएगी. और उसके बाद इस देश में एक बड़ी क्रांति आई. उस क्रांति के तहत हर गांव में बड़े पैमाने पे पैसा देने का काम आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब के सरकार ने किया. हमारी सरकार ने आउटले बनाया. मोदी जी के सरकार ने 2024 तक का आउटले बनाया 3,60,000 करोड़ रुपए का. जिसको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा देने की तैयारी इस सरकार ने रखी. जो मांगे उसको पैसा देने की तैयारी रखी और उसको कभी ये पूछा नहीं कि आप कौन से दल से हो, आप कौन से जाति से हो, आप कौन से नेता के साथ काम करते हो, ये कभी उस नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने पूछा नहीं. जो मांगे उसको पैसा दिया.
क्योंकि हर आदमी जो भारत का नागरिक है उसकी सुरक्षा करनी है, उसकी जिम्मेदारी आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब की सरकार रखना चाहती है। मोदी जी ने बड़े पैमाने पे इस देश की सुरक्षा बदलने का काम किया, महिलाओं की सुरक्षा बदलने का काम किया, महिलाओं को सुरक्षित करने का काम किया, देश की सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने का काम किया, इस देश के बुजुर्ग हैं उनको बीमा देने का काम किया, देश के किसान हैं उन किसानों को बीमा देने का काम किया। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जैसी एक योजना आदरणीय मोदी जी ने देश के लोगों को प्रदान की, जिसमें 6,000 रुपए तक की निधि ये प्रत्येक आदमी के बैंक अकाउंट पे आ जाती है। आज इस देश के हर एक नागरिक के पास बैंक अकाउंट है, जनधन खाते, आज 45 करोड़ लोगों के पास जनधन खाते हैं। जो लोग बैंक में जाके कोई भी केंद्र शासन का निधि आया हुआ हो तो ठेठ उसका एक्सेस वो लोगों को मिल पाता है। इस प्रकार का काम आदरणीय मोदी जी के सरकार ने किया। मोदी जी के सरकार ने एक ठान ली कि इस देश का कोई भी नागरिक आरोग्य की समस्या के लिए पैसा उसको ढूंढना ना पड़े, उसको पैसा नहीं है इसलिए आरोग्य की समस्या छोड़ने में उसको कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए आरोग्य की समस्या छुड़वाने के लिए आदरणीय मोदी जी ने आयुष्मान भारत जैसी एक योजना ली। क्या है आयुष्मान भारत योजना? कि इस देश के 17 करोड़ जो फैमिलीज है वो 17 करोड़ फैमिलीज को 5 लाख रुपए का बीमा हर साल देने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार अजय मिश्रा साहब जैसे सहकारी लेके कर रही है। और इसके कार्ड्स के बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ सुना था, लेकिन आज हमारे कराड़ तालुका में भी ये कार्ड देने का काम आदरणीय अजय मिश्रा साहब के नेतृत्व में हमने किया। ये कार्ड को हम गोल्डन कार्ड कहते हैं। 5 लाख रुपए तक का मदद इस कार्ड के तहत हर एक फैमिली को होने वाली है और इसका फायदा भी हम गांव के बहुत सारे लोगों को, इस शहर के, इस जिला के बहुत सारे लोगों को 100% होगा। इसका भी हम लोगों को एक प्रकार का गर्व है, एक प्रकार का अभिमान। आज इस गांव में आते वक्त मैं साहब को समझा रहा था कि इस परिसर में एक वेगे अलग प्रकार की परिस्थिति थी, अलग प्रकार का माहौल इस सारे परिसर में था। ये अलग प्रकार का माहौल बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी के सामान्य आम कार्यकर्ता ने किया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ लेवल पे तैयार हुआ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तालुका के लेवल पे तैयार हुआ, जिला के पातळी पर तैयार हुआ और इसने इतना अच्छा काम किया कि इस जिला में जो एक वक्त पे कांग्रेस का एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता था, उस जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने खुद के बलबूते पे इस जिला में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने का काम किया। इसका अभिमान हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को लगता है और इसीलिए आदरणीय मिश्रा साहब पहला कार्यक्रम जो सातारा जिला में देने वाले थे वो हमने येवती में लिया और ये कार्यक्रम देते वक्त हमने हमारे सरपंच जी को भी बोला कि आज हम ये कार्यक्रम आपको इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने सारे कागज पत्र इकट्ठा किए, आपने फॉलोअप रखा। राज्य में हमारी सरकार थी नहीं तब भी आपने बहुत अच्छे तरीके से फॉलोअप किया और इसीलिए केंद्र सरकार ने आपको एक गिफ्ट दे दिया। केंद्र सरकार ने गांव के लोगों की पानी की समस्या छुड़ाने के बारे में आपको एक आशीर्वाद दिया। आज इस कार्यक्रम के होते हुए मैं आदरणीय मंत्री जी को एक ही बताना चाहता हूं कि थोड़ा मराठी में भी बोलने की जरूरत है क्योंकि सब लोगों को मराठी में बोल के उनके मन में जो है वो मराठी में बोलना भी जरूरी है। लेकिन मराठी में बोलने से पहले एक बहुत बड़ी समस्या मैं आदरणीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं। एक ऐसी समस्या जो समस्या खाली मंत्री जी ही शायद छुड़ा सकते हैं, अगर आप नहीं छुड़ा सकते तो कोई ये समस्या नहीं छुड़ा सकता। ऐसी एक बहुत गंभीर समस्या है। आपको लग रहा होगा कि क्या समस्या होगी। समस्या ऐसी है कि इस गांव में एक टाइम पे ऐसी परिस्थिति थी कि कोई भी विरोधी गठ इधर खड़ा नहीं हो सकता था। पोलिंग एजेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी को लोग नहीं मिलते थे। यहाँ के पोलिंग पे बाहर के गांव के लोगों को आके बिठाना पड़ता था। ये हमारी परिस्थिति थी, लेकिन ये परिस्थिति हम लोगों ने बदली और ये परिस्थिति बदलते वक्त हमारे इधर के नेता सागर जी, ये सागर जी चुनाव के लिए खड़े रहे और चुनाव के लिए खड़े रह के गांव के लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया, उनको चुन के दिया, उनको गांव का सरपंच किया।
लेकिन समस्या इसके बाद हो गई, सर उनकी शादी नहीं हुई और बिन शादी के वो गांव के मुखिया बन गए। अभी ऐसा हो गया कि 2-3 बार, अभी गांव के ही लोग हैं, किसी को बताना मत, लेकिन ये सच है, मैं बोल रहा हूँ कि 2-3 बार उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने मुझे बताया कि मैं बड़ा निराश हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी लड़की मुझे हाँ नहीं कर रही है, इसलिए आप आके भरोसा दिलाओ। तो मैं खुद 2-3 बार आया कि मैं इसका बड़ा भाई हूँ, उसको दे दो, या अच्छा लड़का है, लेकिन सारे लड़कियों ने इस पे यही शंका ली कि उन्होंने बोला कि इतनी कम उम्र में अगर राजनीति में जा रहा है तो इसका हालचाल कैसा होगा, इसके बारे में हमें गारंटी नहीं है, और इसीलिए कोई भी लड़की आज तक तैयार नहीं। लेकिन आज मुझे बोलते वक्त एक बहुत बड़ा आनंद हो रहा है कि एक लड़की ऐसी है जो तैयार हो गई। उन्होंने बोल दिया कि हम इससे ही शादी करेंगे, लेकिन उन्होंने एक ही कंडीशन डाली कि वापिस सरपंच बनेगा तो ही मैं शादी करूंगा। अबे मैंने बोला कि अगर आरक्षण कोई और आ गया तो ये सरपंच बनने में 25 साल लग जाएंगे, क्या हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, उप सरपंच भी बनेगा तो भी मैं शादी करने को। अभी सर 3 महीने में चुनाव आया हुआ, और इसीलिए हमने आपको यहाँ पे बुलाया है कि आपका आशीर्वाद लग जाए कि उप सरपंच बन जाए तो इसका कल्याण हो जाएगा, अच्छा काम करने वाला बच्चा है, इसीलिए हमने आपको आमंत्रित किया। ये भी इस कार्यक्रम के निमित्त से मैं आपको बोलता हूँ। आज खरं तर अजय मिश्रा साहेबांचा दौरा पहिल्यांदा सातारला होता आणि त्यानंतर कराडला त्यांचा दौरा ठरला होता, पण तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे या गावची निवडणूक देखील लागणार आहे भविष्य काळामध्ये, आणि या परिसरामध्ये चांगला संदेश देणारं काम या गावाने केलं। या परिसरामध्ये मला आठवतं की 8-9 वर्षापूर्वी मतदारसंघामध्ये फिरत असताना खंत मला वाटायची की कराड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघामध्ये अशी बूथ आहेत, अशी गाव आहेत जिथं चहा प्यायला आपल्याला घर मिळत नाही, चहा मिळायला आपल्याला जागा मिळत नाही, जिथं बसायला आपल्याला कार्यकर्ता नाही, अशा ठिकाणी आपल्याला कार्यकर्त्यांची फळी उभा करायची, निस्वार्थ आपल्याला प्रेम करणारा कार्यकर्ता उभा करण्याचा कसोशीने आम्ही प्रयत्न केला। त्यातून आमच्या हाताला काही लोक लागली, काही लोकांनी कर्तृत्वाने स्वतःच्या इथं पार्टी उभी केली, त्यातला सागर एक कार्यकर्ता आहे, त्यांनी त्याच्या कर्तृत्वाने पार्टी उभा केली। या परिसरामध्ये अनेक असे गाव आहेत जिथं स्वतःच्या कर्तृत्वावर पार्टी उभा झाली। या आपल्या संवादामधनं येत असताना मी मंत्री महोदयांना सांगितलं, म्हटलं इथं सगळ्यात चांगला जो गोष्ट दिसतो तो माझ्या कार्यकर्त्याचा बघा। त्यांनी म्हटलं की अरे बड़ा अच्छा है यार, बड़े पैसे वाले लोग हैं तुम्हारे पार्टी। म्हटलं सर गिने चुने पैसे वाले, बाकी सब आम है। असे अनेक कार्यकर्त्यांची मी साहेबांना घरं येता येता दाखवली की हे आमचे कार्यकर्ते आहेत जे आम्ही उभा केले, ज्यांनी ताकदीने तर माझी पार्टी उभा केलेली आहे। काही ठिकाणी आम्हाला यश मिळालं, काही ठिकाणी आम्हाला यश मिळालं नाही, पण यश जरी मिळालं नाही तरी तो कार्यकर्ता ताकदीनं आमच्या बरोबर उभा राहिला, भारतीय जनता पार्टी बरोबर उभा राहिला, मोदीजींच्या विचाराबरोबर उभा राहिला। आणि त्यामुळे ह्या परिसरामध्ये रात्रीचे 10 वाजलेले असताना सुद्धा मोठ्या संख्येने माझ्या माता भगिनी तो उपस्थित आहेत, मोठ्या संख्येने माझे कार्यकर्ते उपस्थित। काय आज आपण नरेंद्र मोदी साहेबांच्या नेतृत्वावर प्रेम करतो, ज्या मोदी साहेबांनी देशामधल्या सामान्यातल्या सामान्य माणसाचा विचार केला, जो जो या देशामध्ये सत्तेमध्ये आला त्यांनी राजकीय नेत्याचा विचार केला, पण या देशामध्ये 70 वर्षाच्या स्वातंत्र्यानंतर असा एक माणूस जन्माला आला ज्यांनी सामान्य कुटुंबामध्ये चुलीवर स्वयंपाक करणाऱ्या मातेचा विचार केला, उज्ज्वला गॅस योजनेसारखी योजना आणली, सामान्य भांगल्याला जात असणाऱ्या, रोजंदारीवर जात असणाऱ्या माता भगिनीचा विचार केला, तिच्या खात्यावर थेट केंद्राचे पैसे यावे म्हणून जनधन योजनेसारखी योजना निर्माण केली। त्यांनी मजुरी करणाऱ्या माणसाचा विचार केला, त्याला विमा देण्याचा विचार केला, ज्येष्ठाला विमा देण्याचा विचार केला, शेतकऱ्याला विमा देण्याचा विचार केला, आणि नुसता विमा देण्याचा विचार केला नाही तर 12 कोटी शेतकऱ्यांना 6,000 रुपयांपर्यंत वेतन देण्याचं काम आदरणीय मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने करून दाखवलं। राज्याचे नेते आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी आपल्याला नेहमी भरभरून दिलं। मागच्या 5 वर्षामध्ये राज्याचा मुख्यमंत्री असताना मला आठवत नाही असा दिवस की मी देवेंद्रजींजवळ गेलो आणि मला त्यांनी म्हटलं की हे काम होऊ शकत नाही, डोळे झाकून सगळी आपली कामं करून दिली। कराड दक्षिण मतदारसंघाला भरभरून देण्याचं काम आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी केलं। मागच्या काळामध्ये आदरणीय चंद्रकांत दादांच्या माध्यमातून 220 किलोमीटर रस्ते हे आपण प्रमुख जिल्हा मार्ग केले। मला सांगा आपल्या मतदारसंघ केवढा, आपल्या मतदारसंघामध्ये राहणाऱ्या लोकांची लोकसंख्या किती, आणि 220 किलोमीटर रस्ता हा प्रमुख जिल्हा मार्ग होऊ शकतो का हे तुम्ही मला सांगा। पण आपण कौशल्य दाखवलं आणि 220 किलोमीटर रस्ते हे प्रमुख जिल्हा मार्ग केले, ज्या रस्त्यावर कधी खडी पडली नव्हती। आपण इंजिन पानन म्हणा, आमच्या गावाला जात असणारी मदनदारांच्या
घरी जात असणारी त्या इंजिन पानंदीवर कधी खडा पडू शकला नव्हता, कारण तो रस्ताच नोंद नव्हता. तो रस्ता नोंद पण केला आणि त्याच्यावर करोडो रुपये पीडब्ल्यूडी खात्याच्या माध्यमातून टाकायचं काम देखील झालं. आज आपल्या राज्यामध्ये सरकार आहे, बाळासाहेबांची शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आहे. आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब उपमुख्यमंत्री जरी असले तरी त्यांचा शब्द किती चालतो हे वेगळ्यानं मला तुम्हाला सांगायची गरज नाही. आदरणीय फडणवीस साहेबांनी सातत्याने सांगितलेलं आहे की या मतदारसंघामधल्या सगळ्या प्रश्नांना सातत्यानं सोडवण्याच्या बाबतीमध्ये राज्य सरकार ठामपणे तुमच्या पाठीशी उभं आहे. आपलं सरकार आल्या आल्या आदरणीय रवींद्र चव्हाण साहेबांनी 12.5 कोटी रुपयाचा निधी आपल्याला दिला. 12.5 कोटी रुपयापैकी 7 कोटी रुपयाचा निधी हा रेठऱ्याच्या डगरा बांधणीला दिला आणि 5 कोटी रुपयाचा निधी अटक्याला आपण शब्द दिला होता की आम्ही जाधववाडीचा रस्ता करून देऊ. आपण निवडणुकीच्या काळामध्ये शब्द दिला होता. भले आपण निवडणुकीमध्ये यशस्वी झालो नसलो तरी ज्या ज्या लोकांनी आपल्या पाठीशी उभं राहण्याची भूमिका घेतली आहे त्या लोकांसाठी आपण तो निधी खेचून आणला. भविष्य काळामध्ये मोठ्या प्रमाणावर या मतदारसंघामधली कामं करण्याच्या बाबतीमधला आमचा सगळ्यांचा प्रयत्न राहील. प्रत्येक क्षेत्रामधली कामं करण्याचा प्रयत्न राहील. फक्त 25-15ची कामं असो, पीडब्ल्यूडी खात्याकडनं होणारी कामं असो, जल जीवन मिशनची कामं असो, डीपीडीसी मधनं होणारी कामं असो, केंद्राची सांगायची योजना आणण्याच्या बाबतीमधलं काम हे आता भविष्य काळामध्ये आपण करणार. आणि आज आपल्या मतदारसंघाला पालक म्हणून अजयजी मिश्रा साहेबांचा एक कर्तबगार नेता हा आपल्या ह्या मतदारसंघाला पालक म्हणून गेला. अजयजी मिश्रा साहेबांनी प्रत्येक स्तरावर काम केलं. बूथ प्रमुख म्हणून त्यांनी काम केलं, जिल्हा पातळीवर त्यांनी काम केलं, त्यांनी एका बँकेचं संचालक म्हणून काम केलं, विधानसभेचे सदस्य म्हणून त्यांनी काम केलं, लोकसभेचे सदस्य म्हणून त्यांनी काम केलं. आणि काम करत असताना त्यांच्या साधेपणामुळे आदरणीय अमितजी शहा साहेबांनी त्यांच्यावर ही नेतृत्वाची धुरा सोपवली. आणि ती धुरा नुसती सोपवली नाही तर सातारा जिल्ह्याचा लोकसभेचा सदस्य हा भारतीय जनता पार्टीचा निवडून येण्याची जबाबदारी देखील अजयजी मिश्रा साहेबांवर सोपवण्याचं काम या आदरणीय अमित शहा साहेबांनी आणि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी साहेबांनी केलेलं आहे. या मतदारसंघामध्ये झपाट्यानं बदल होतो. अनेक ग्रामपंचायतीमध्ये आपली सत्ता आलेली आहे, अनेक सोसायट्यांमध्ये आपली सत्ता आलेली आहे. निवडणुकीमध्ये हार जीत होत असते, पण हरलो म्हणून थांबायचं नसतं आणि जिंकलो म्हणून निवांत राहायचं नसतं. प्रत्येक वेळेला आपण काम करत राहिलं पाहिजे. आज आपल्याला प्रत्येक निवडणुकीला ताकदीनं लढलं पाहिजे. मग ती ग्रामपंचायतीची असो, सोसायटीची असो, होणाऱ्या जिल्हा परिषदेची, पंचायत समितीची असो, नगरपालिकेची असो, विधानसभा असो किंवा लोकसभा असो, प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला ताकदीने लढणं आवश्यक आहे. कराड उत्तर असेल, पाटण तालुका असेल, कोरेगाव तालुका असेल, सातारा तालुका असेल, वाई तालुका असेल, प्रत्येक ठिकाणी जे जे मतदारसंघ या सातारा लोकसभा मतदारसंघामध्ये आहे त्या त्या तालुक्यामध्ये आदरणीय मंत्री महोदय अजयजी मिश्रा साहेबांचा दौरा आम्ही करणार. आज आम्ही नायगावला गेलो. अत्यंत चांगल्या प्रकारचं मार्गदर्शन त्यांनी नायगावला केलं. त्यांनी सांगितलं की किताबों में हम आदरणीय सावित्रीबाई फुले के बारे में पढ़ते थे, आज उनके गांव में आने का हमको अवसर मिला. इतका साधेपणानं या इतक्या मोठ्या नेत्यानं आपला विचार लोकांसमोर मांडला. लोकांनी भरभरून त्याला प्रतिसाद दिला आणि लोकांना एक विश्वास पटला की हे सर्वसामान्य माणसापर्यंत, तळागाळापर्यंत पोहोचणारं नेतृत्व अजयजी मिश्रा साहेबांचं हे आज आपल्या सातारा लोकसभा मतदारसंघाला लाभलेलं आहे. आज खऱ्या अर्थानं कार्यकर्त्यांची कसोटी. ज्या गावामध्ये आपण सत्तेमध्ये आलोय तिथं आपण अभ्यास केला पाहिजे की राज्य सरकारकडनं कामं कुठनं होणार, कुठली होणार, जिल्हा पातळीवर आपली कामं कुठली होणार, केंद्र सरकारकडे आपली कामं कुठली जाणार, 15व्या वित्त आयोगामधनं कुठली कामं आपल्याला करणं आवश्यक आहे. आज अपने प्रांत अधिकारी आदरणीय उत्तम जी दिगे साहब देखिल उपस्थित है. बहुत अच्छा काम उन्होंने यहाँ के प्रांत करके किया है. जो राज्य सरकार की योजनाएं थी, जो प्रशासन में करना जरूरी था, वो योजनाएं करने का काम भी उन्होंने अच्छे तरीके से किया. आणि त्यामुळे केंद्राच्या राज्याच्या योजना आणण्यासाठीची धमक हे आपण कार्यकर्त्यांनी दाखवली पाहिजे. ज्या ठिकाणी नदीकाठची गाव आहे तिथं पुलाचं काम आपण पूर्ण केलं पाहिजे. पर्यटन मधनं आपण तिथं पैसे आणले पाहिजेत. आपली देवस्थान आहे त्याला ब वर्ग क वर्ग करण्याच्या बाबतीमधला कागदांचा पाठपुरावा तुम्ही केला पाहिजे. केंद्राच्या ज्या योजना राज्याच्या माध्यमातून येतात त्या राज्याच्या माध्यमातून येण्यासाठी राज्यामधून रिपोर्ट केंद्राला जाणं गरजेचं आहे. जसं जलजीवन मिशन होण्यासाठी जिल्हा पातळीवरच्या आराखड्यात तर तुम्ही बसला पाहिजे. जिल्ह्याचा आराखडा राज्याला जाईल, राज्य रेकमेंडेशन करेल तेव्हा केंद्राचा पैसा तुमच्याकडे येईल. थेट केंद्रीय मंत्र्यांना पत्र तुमचा होणार नाही. जी कामं आपली त्यांच्या पातळीवर असतील ते कामं करण्यासाठी आपल्याला योग्य ठिकाणी पाठपुरावा करणं गरजेचं आहे. तो पाठपुरावा करण्याची भूमिका
ही सगळ्या कार्यकर्त्यांनी ठेवली पाहिजे. आणि शेवटी हे सगळं रामायण जरी आपण केलं तरी निवडणुकीमध्ये आपल्याला कमी पडून चालणार, निवडणुकीमध्ये कारण देऊन चालणार नाही, निवडणुकीमध्ये थोडंसं झालं असतं तर जमलं असतं हे म्हणून चालणार नाही, थोडक्या मतानं आपण गेलं म्हणून चालणार नाही, थोडक्या मतानं कसं आपण जाणार नाही याची तयारी देखील कार्यकर्त्यांनी करणं गरजेचं. ज्या मतदारसंघामधल्या कार्यकर्त्यांना असं वाटतं की आजपर्यंत आपण तिथं निवडून जात नाही, त्या मतदारसंघामधल्या कार्यकर्त्यांना विशेषतः माझं सांगणं आहे की तुम्हाला निवडून जायचं असेल तर स्वतःवर तुम्हाला विश्वास ठेवावा लागेल, बूथ पातळीवर काम करावं लागेल, जे तुमचे लाभार्थी आहेत त्या लोकांपर्यंत तुम्हाला पोहोचावं लागेल. आज या देशामधल्या 80 कोटी लोकांना फुकट धान्य देण्याचं काम भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने केलं. आपल्या देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी साहेबांनी केलं. 80 कोटी लोकांना मोफत राशन पुरवण्याचं काम जगामधल्या कुठल्या देशाने करण्याची धमक कुठल्या देशाकडे नाही, आदरणीय मोदीजींनी केलं. सगळ्यांना मोफत कोरोनाची लस देण्याचं काम मोदीजींनी केलं. एक नाही 3-3 लसी देण्याचं मोफत काम आदरणीय मोदीजींनी केलं. सगळ्यात बेस्ट कोरोना मॅनेजमेंट हे जगामध्ये भारताने केलं. हे जगातले सगळे नेते सांगतात. अमेरिकेसारख्या देशाने देखील भारताला अभिनंदन केलेलं आहे की तुम्ही अत्यंत चांगलं काम कोरोनाच्या काळामध्ये केलं. आज G20चं नेतृत्व भारत करतो. तुम्ही मला सांगा चेष्टा आहे का? G20 म्हणजे युरोपियन युनियन आणि जगामधले 19 मोठे देश याचं नेतृत्व भारत करतोय. G20चं नेतृत्व करण्याची धमक आपल्या पंतप्रधानांकडे आहे. या देशाला $5 ट्रिलियन इकॉनॉमी करण्याचं स्वप्न ते आदरणीय मोदीजींनी पाहिलेलं आहे आणि हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी तुम्ही आम्ही सगळ्यांनी हातभार लावणं गरजेचं आहे. मैं आदरणीय मंत्री जी को एक विशेष स्वरूप से योजना बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की मुद्रा योजना है, उसका सबसे ज्यादा फायदा हमारे चुनाव क्षेत्र के लोगों ने लिया है. एक योजना है राज्य सरकार की अन्ना साहेब पाटिल विकास महामंडल की योजना. उस योजना की निर्मिति हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने की. उस योजना में जो मराठा तरुण है वो मराठा तरुण को बिन ब्याज से कर्जा देने का काम ये बैंकों ने करना है. बैंकों का ब्याज ये अन्ना साहेब पाटिल महामंडल देगा. इस किस्म की वो योजना है. उसका फायदा भी सारे सरकारी तत्वों पे चलने वाली बैंकों ने और जो नेशनलाइज्ड बैंक है उन्होंने लिया है. और बहुत सारे उद्योजक जो उद्योजकों ने खुद का अच्छा सा व्यवसाय किया है, किसी ने ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय किया है, किसने केटरिंग का व्यवसाय किया है, किसने खुद की फैक्ट्री खड़ा करने का क्या किया है, ऐसे बहुत सारे उद्योजक आज हम लोगों में हैं. उनका भी अभिमान आप सबको लगना जरूरी है. मुझे ऐसे लगता है कि आज इस कार्यक्रम के लिए बहुत दूर से हम आए साहब, दिल्ली से पुणे तक आए, पुणे से नायगांव तक आए और नायगांव से ठीक 150 किलोमीटर का रास्ता तय करके साहब इधर तक आए और बड़े उत्साह से साहब इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित रहे. साहब मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद ये हम जैसे सारे कार्यकर्ताओं पे भारतीय जनता पार्टी के रहे, सारी जनता पे आपके आशीर्वाद रहे और निश्चित स्वरूप से आपका आशीर्वाद हमारे सरपंच पे रहेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा. ये भी आज के कार्यक्रम के होते हुए मैं आपसे व्यक्त करता हूं. हमारे विशेष उपस्थित सागर जी शिवदास साहब है, जहाँ पे हमारे जिला अध्यक्ष साहब नहीं आ सकते हैं, कुछ काम से अगर वो नहीं आ सकते तो हमारे निरीक्षक करके सागर जी शिवदास साहब जो जिला परिषद के सदस्य रहे हैं और बहुत बड़े नेता है वो उपस्थित रहते हैं. अगर किसी का भला वो कर सके तो कर सके, लेकिन अगर उनके गलत नजर में आप पड़ जाओ तो आपका क्या हो जाए इसका बोल नहीं सकते. इसलिए हम उनको डर के रहते हैं. ये भी आपको इस कार्यक्रम के होते हुए मैं बोलता हूँ. आज बहुत बड़ी पैमाने में आप उपस्थित रहे. विशेष आभार माझ्या माता भगिनींचे मी मानतो. क्या इतका उशीर होऊन सुद्धा तुम्ही या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिला. आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींवरचं प्रेम तुम्ही दाखवलं. आमचे नेते अजयजी मिश्रा साहेबांवरचं तुम्ही प्रेम दाखवलं. याच्याबद्दल परत एकदा मनापासून आपले सगळ्यांचे आभार मानतो, लोकांचे आभार मानतो. आणि अत्यंत उत्तम कार्यक्रम येवती ग्रामस्थांनी सगळ्या या पंचकृषी मधल्या कार्यकर्त्यांनी, कराड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघामधल्या सगळ्या माझ्या शेवटच्या खुर्चीवर बसणाऱ्या प्रत्येक कार्यकर्त्याचं मनपूर्वक आभार मी या कार्यक्रमानिमित्त मांडून थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद बाबा. हमेशा मिश्रा साहब का आशीर्वाद हम सबके साथ रहेंगे. इनके बाद मिश्रा साहब को निवेदन करता हूँ जनसभा का संबोधन करें. धन्यवाद. बोलिए भारत माता की जय. जय भवानी.
महाराष्ट्र की धरती देश में ही नहीं पूरी दुनिया में एक विशिष्ट पहचान रखती है और ये विशिष्ट पहचान आन बान और शान की है, जिसने न केवल भारत की संस्कृति की समय समय पर रक्षा की, बल्कि भारत की संस्कृति को सुदृढ़ करने में, मजबूत करने में और भारत का इतिहास और संस्कृति संरक्षित रहे, उसके लिए भी महाराष्ट्र से बहुत बड़े बड़े प्रयास हुए और जिनके परिणाम स्वरूप पूरे देश में महाराष्ट्र को भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति का बहुत बड़ा संवाहक माना जाता है। आप सब उस प्रदेश से आते हैं, आप सब ने मेरा यहाँ स्वागत किया, अभिनंदन किया, लेकिन ये परंपरा एक तरफा नहीं होनी चाहिए। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ और आपको धन्यवाद करता हूँ। आज जल शक्ति, जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से आपके गांव में नल से जल, ऐसे शिलान्यास के इस कार्यक्रम में उपस्थित महाराष्ट्र के पश्चिमी प्रांत के लोकसभा प्रवास के संयोजक श्री प्रमोद जी जठार साहब, अभी जिनका बहुत ही सुंदर उद्बोधन आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, इस क्षेत्र के लिए और इस क्षेत्र के लोगों के लिए निरंतर प्रयास कर रहे श्री अतुल बाबा भोसले साहब, इस लोकसभा के संयोजक विक्रम जी, अभी मंडल अध्यक्ष के विषय में बताया, पहलवान भी है, मुझे भी कुश्ती में बहुत रुचि है, ऐसे पहलवान सोनान जी काका, दयानंद पाटिल साहब, सुनील पाटिल साहब, मुकुंद जी, एकनाथ बायगड़ी जी, महिला मोर्चे की सम्मानित अध्यक्ष सामला जी, संजय सेवाले जी, राजू सेठ, इनामदार साहब, चंद्रकांत दादा, विठल जी और अभी जिला अध्यक्ष के सब्स्टिट्यूट के रूप में जिनको बताया सागर जी शिवदास, हमारे बहुत सारे सम्मानित कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, महिला मोर्चे की हमारी सम्मानित बहनें, युवा मोर्चे के नौजवान साथियों, आए हुए सभी सम्मानित भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, अतुल जी ने और विक्रम जी ने अपने उद्बोधन में बहुत विस्तार से प्रदेश और केंद्र की सरकार की योजनाओं के बारे में कहा है। वास्तव में 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उन्होंने 3 विशेष मुद्दे चुने थे। पहला मुद्दा उनका ये था कि आजादी के 67 साल पूरे हो चुके थे उस दौरान 2014 तक, लेकिन हमारे देश में 50 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनके पास जीवन जीने की आम सुविधाएं नहीं थी। दूसरा मुद्दा उन्होंने चुना था महिलाओं का सम्मान और महिलाओं का सशक्तिकरण हो। और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि ये देश किसानों का है, किसानों की आमदनी बढ़े और उनके जीवन स्तर में एक सकारात्मक परिवर्तन आए। ये हमारे विशेष मुद्दे थे जिन पर उन्होंने काम करना 2014 में प्रारंभ किया और एक नारा दिया था, आपको याद होगा, सबका साथ सबका विकास। उसके साथ उन्होंने जोड़ा था एक भारत
श्रेष्ठ भारत। इसके पीछे उनकी सोच थी कि प्रत्येक वह व्यक्ति जिसके जीवन जीने की आम सुविधाएं, आम जरूरतें नहीं पूरी हो पा रही, उसके लिए हम क्या कर सकते। उन्होंने तय किया कि हम ऐसे लोगों के लिए घर बनाएंगे जिनके पास घर नहीं है। घर ऐसा बनाएंगे जिसमें शौचालय हो, बिजली का कनेक्शन हो, गैस का कनेक्शन हो, पीने का साफ पानी हो, बच्चा स्कूल जाता हो, बीमार होने पर अस्पताल की सुविधा हो, गांव तक सड़क हो, परिवहन के साधन हो और कानून व्यवस्था ऐसी हो जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का मान सम्मान और संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी हो। और हमने उस पर काम किया। उन योजनाओं के विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होने के कारण आपको कहना चाहता हूं कि जल जीवन मिशन की हर घर नल से जल की योजना हो, आयुष्मान भारत के द्वारा ऐसे 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा देने की बात हो, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को कम मूल्य या बिना मूल्य के खाद्यान्न उपलब्ध कराने की योजना हो, 5 साल के अंदर 2.5 लाख जो ग्राम सभाएं हमारी थी उसमें से आधी ऐसी थी जहां बिजली नहीं थी, हर गांव हर घर तक बिजली पहुंचाने की बात हो। कोविड के दौरान वैक्सीनेशन बना करके 1.5 साल के अंदर 200 करोड़ वैक्सीनेशन करने की बात हो। कोविड के दौरान 100 से ज्यादा देशों को दवाएं उपलब्ध कराने की बात हो। ऐसे अनेकों काम और अनेकों योजनाएं इस सरकार की ऐसे हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी योजनाओं में शामिल है। दुनिया में इतनी बड़ी कोई योजना नहीं जो आपके जल जीवन मिशन की बराबरी कर सके। कोई योजना स्वास्थ्य की ऐसी नहीं है जो अभी हम लोगों ने गोल्डन कार्ड दिए, ऐसी पूरी दुनिया में किसी देश की कोई योजना नहीं। 200 करोड़ वैक्सीनेशन किसी देश ने नहीं किए। ऐसे अनेक कामों के द्वारा हमारी सरकार ने ऐसे जरूरतमंद लोग जो 67 साल से एक सामान्य और अच्छा जीवन व्यतीत कर सके उसका इंतजार कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से 19 तक यही लक्ष्य रखा और सबको कहा सबका साथ सबका विकास, बिना किसी जाति धर्म के, बिना किसी राजनीतिक दल के अंतर किए हुए ऐसे सब लोगों को जिनको जरूरत थी उनको ऐसी सुविधाएं दी गई। और आप आश्चर्य करेंगे 8 साल के अंदर हम लोगों ने जीवन में लोगों के सकारात्मक परिवर्तन देखा है। आज हमारी ये बहनें जो यहां बैठी है, इतने इत्मीनान से बैठी है। अभी भोसले साहब, अतुल जी मुझसे कह रहे थे कि हमारी ये बहनें यहां पर इसलिए बैठी हैं क्योंकि आज उनका घर में सम्मान भी बढ़ा है, सहभागिता भी बढ़ी है, उनकी कार्य क्षमता की और योग्यता की पहचान हुई है। और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं और आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं, ये पहचान आपने केवल अपने घर और अपने समाज, अपने गांव में नहीं बनाई है, बल्कि पूरी दुनिया में भारत की महिलाओं का सम्मान बढ़ा। हमने जो दूसरी बात महिलाओं के सम्मान की कही थी उसमें मोदी जी ने पूरी तरह से, जैसे मैंने कहा, अब उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय बहुत हो गया। जरूरतें पूरी करने के बाद लोगों की स्वास्थ्य की जरूरत, उनकी जरूरतें, उनके सामान्य जीवन की जरूरतें, वही महिलाओं के लिए उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सशक्तिकरण, हर जगह महिलाओं की सहभागिता बढ़े, वो सभी चीजें की। लेकिन महाराष्ट्र की धरती में आज जब मैं ज्योतिबा फूले और मां सावित्री फूले के जन्म स्थान पर गया
तो यहाँ हमने देखा उन्होंने आज से लगभग 200 साल पहले, जब उनका जन्म हुआ 1831 में, 192 साल हो गए, उस दौरान भी उन्होंने ये बात कही थी। तो महाराष्ट्र में कहीं न कहीं ऐसी सारी समस्याओं को समझने की भी बात है। और महाराष्ट्र के लोग, मैं समझता हूं कि देश के दूसरे लोगों से संभावनाओं के बारे में और चुनौतियों के बारे में अधिक जानकारी रखते हैं और अधिक अच्छे तरीके से उसका समाधान भी करना जानते हैं। आज मैं इस धरती पर देख रहा हूं, मैंने रास्ते में कई जगहों पर बात की, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, सड़कों की बात हो, महिलाओं के सम्मान कानून व्यवस्था की बात हो, हर जगह पर अच्छा काम हो रहा है, किसानों की बात हो। इन सारी चीजों को लेकर के जब ये तो हमारे विकास के काम थे, जिनके माध्यम से हम लोगों के जीवन में परिवर्तन चाहते थे और वो परिवर्तन हुआ, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी जरूरत थी। वो जरूरत थी भारत की संस्कृति और भारत के इतिहास, भारत की संस्कृति का दर्शन पूरी दुनिया के सामने हो और भारत के इतिहास का पुनर्लेखन। और उस संकल्प को लेने के लिए महाराष्ट्र से अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती। जिस तरह से महाराष्ट्र के लोगों ने न केवल अपने इतिहास को संरक्षित किया, बल्कि इतिहास में स्थान बनाया। लेकिन ये दुर्भाग्य था हमारे देश का, कि हमारे देश में ऐसी सरकारें नहीं, ऐसे राजनीतिक सोच के लोग रहे जो हमेशा भारत को हीन दृष्टि से देखते थे। उनको लगता था ये देश कमजोर है। आजादी के बाद दुर्भाग्य से इस देश में एक ऐसी सरकार आई जिसने दुनिया के सामने भारत को एक कमजोर देश के रूप में प्रस्तुत किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आते ही कहा, भारत कमजोरों का देश नहीं है, भारत कमजोर देश नहीं है, भारत सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, आर्थिक रूप से, योग्यता और क्षमता में दुनिया के दूसरे देशों से बहुत ताकतवर है। और उन्होंने उस संस्कृति का दर्शन पूरी दुनिया को कराया। आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री बनकर के अमेरिका गए थे, व्हाइट हाउस में उनके लिए लंच का आयोजन किया गया था। पूरी दुनिया का मीडिया वहां पर था। नरेंद्र मोदी जी टेबल पर बैठे थे, प्लेटें लगाई जा रही थी। तब तक उन्होंने इस बात को नहीं कहा था, लेकिन जब खाना परोसने की बात आई तो उन्होंने, आप सबको याद होगा, ये कहा था कि मेरा नवरात्र का व्रत है, मैं 9 दिन तक केवल नींबू पानी पीता हूं, उपवास करता हूं। ये भारत के लिए कोई नई बात नहीं थी। भारत में लाखों लोग इस तरह का उपवास करते हैं, ये भारत की संस्कृति थी। लेकिन दुनिया को नहीं मालूम था। दुनिया को तो यह मालूम था कि भारत के बहुत बड़े बड़े नेता जाते थे। ऐसे कई मंत्रीगण थे, कई पूर्व मंत्री और प्रधानमंत्री पूर्व थे, जिनकी हवाई अड्डे पर तलाशी हो जाया करती है, उनकी तलाशी नहीं ली जाती। आज किसी माई के लाल में हिम्मत है कि भारत का झंडा, भारत का पासपोर्ट हो, भारत का नेता हो, तो तलाशी तो दूर, जब हमारे प्रधानमंत्री और हमारे नेता जाते हैं तो उस देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हवाई जहाज की सीढ़ियों पर खड़ा हुआ मिलता है। यही संस्कृति की ताकत थी जिसका दर्शन उन्होंने अनेक घटनाओं के माध्यम से पूरी दुनिया को कराया। उन्होंने भारत की संस्कृति सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वसुधैव कुटुम्बकम, पूरे विश्व को हम एक परिवार मानते हैं, इसका दर्शन उन्होंने कराया। अफगानिस्तान से हमारे भले विचार न मिलते हैं, अफगानिस्तान के लोग हमारे लिए हमेशा विश्व वमन करते हैं, लेकिन जब उनको अनाज की और दवाओं की जरूरत पड़ी तो भारत के लोगों ने दिया। श्रीलंका में आर्थिक तंगी आई, गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हुए, तो सबसे पहले मदद करने वाला भारत था।
आज पूरी दुनिया भारत का सम्मान करती है, भारत की तरफ देख रही है। भारत की संस्कृति, भारत की भावना, इसके कारण पूरी दुनिया में एक स्थिति बन गई। पूरी दुनिया के लोग कहते हैं भारत आगे बढ़ेगा तो दुनिया का फायदा होगा, दुनिया के लोगों का लाभ होगा। आपको अभी की एक घटना याद होगी, रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी भी चल रहा है। हमारे भी लगभग 20,000 बच्चे यूक्रेन में थे। रोड तो मिसाइल गोलियां चल रही थी, किसी का सुरक्षित निकलना वहां से संभव नहीं था। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने दोनों देशों के, रूस के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की। दोनों ने कहा कि मोदी जी, हम भारत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। आप कह दीजिए अपने बच्चों से, जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा उसके ऊपर ना रूस गोली चलाएगा ना यूक्रेन गोली चलाएगा, और हमारे देश के बच्चे तिरंगा लेकर के निकल आए। और वो देश जो हमको गाली देते हैं आज भी, उनके बच्चे भी कहने लगे हमारा झंडा तो बेकार है, भैया हमको भी तिरंगा पकड़ा दो। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग तिरंगा पकड़ के निकाले। ये ताकत आज भारत की है, ये ताकत लगातार बढ़ रही है। वो लोग जो कभी कहते थे कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटेगी तो तिरंगा उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। वास्तव में वहां तिरंगा फहराना एक चुनौती थी। भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जम्मू कश्मीर में बलिदान हुआ था, और इसीलिए हुआ था, हमारे एजेंडे में तब से शामिल था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और हमने जैसे ही हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आई और जो मैंने पहली 3 जरूरतें बताई थी उनको पूरा करने की स्थिति में हम पहुंचने लगे। भारतीय जनता पार्टी ने वो जम्मू कश्मीर जहां लोग कहते थे कि तिरंगा फहराने में तिरंगा फहराने वाला कोई नहीं मिलेगा, चुनौती होती थी, लोग यात्रा करते थे लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी भी एक यात्रा के संयोजक बनकर के गए। मुरली मनोहर जोशी जी ने एक संकल्प लेकर लिया। एक बड़ी चुनौती हुआ करती थी, लोग कहते रहे खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन हमारे गृह मंत्री जी ने इस तरह से काम किया कि खून की नदियां तो दूर रही, खून की एक बूंद भी नहीं गिरी, और धारा 370 भी हट गई। और जो लोग कहते थे कि तिरंगा को कंधे देने वाला नहीं मिलेगा, आज चले गए जम्मू कश्मीर, लाल चौक को छोड़ दीजिए, जम्मू कश्मीर के एक एक गांव में तिरंगा फहरा। अभी जब हम लोगों ने हर घर तिरंगा यात्रा की थी तो जम्मू कश्मीर में हर घर और हर गांव में तिरंगा फहराया गया। ये ताकत है भारतीय जनता पार्टी, ये ताकत आप कार्यकर्ताओं की वजह से, आप समर्थकों की वजह से। ये ताकत आज इसलिए क्योंकि आपने 2014 में कमल के फूल का बटन दबाया, आपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के विचार और दर्शन के अनुरूप एक ऐसा राजनीतिक दल खड़ा हुआ जो भारत की संस्कृति, भारत की विरासत, भारत के इतिहास और भारत के लोगों का जीवन कैसे अच्छा हो, इसके लिए काम कर रहा है। लेकिन आज आप देख रहे होंगे, जब देश में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ रही है, दुनिया में भारत की स्वीकार्यता बढ़ रही है, पूरी दुनिया भारत का सम्मान कर रही है, पूरी दुनिया ये मानती है कि मोदी जैसा नेतृत्व पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। ऐसे में हमारे जो देश दुश्मन हैं, जो हमसे विरोध रखते हैं, वो हमारा विरोध करें, उनको भारत का बढ़ता हुआ कद खराब लगे, ये अच्छा है, वो लोग कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे विरोधी देश है। लेकिन हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग जो मोदी जी को गाली देने का कोई मौका नहीं छोड़ते। और मोदी जी को तो छोड़िए, वीर सावरकर जी को भी महाराष्ट्र में आकर के गाली देते हैं कि नहीं देते? महाराष्ट्र में आकर के वीर सावरकर जी को गाली देते हैं, जिन्होंने काला पानी
पोर्ट ब्लेयर की वो जेल अगर इनको दिखा दी जाए, उनकी भी शादी नहीं हुई, सरपंच साहब की भी शादी नहीं, दोनों दिखा दो तो दोनों शादी नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति, वहां पर उन्होंने ऐसी जेल काटी जिसमें उनको खुद कोल्हू चलाना पड़ता था। उनके बारे में ऐसे लोग जिनके IQ पर, जिनके बौद्धिक विकास पर लोगों को प्रश्न चिन्ह है, वैसे लोग कहते हैं, वीर सावरकर को गाली देते हैं। ऐसे लोगों को जिनको कोई गंभीरता से लेता नहीं, हमको लगता है गंभीरता से जिनको नहीं लेते वो ज्यादा लंबे भाषण देते हैं। आपके यहाँ के भी एक नेता ने संभाजी महाराज के लिए कह दिया, औरंगजेब ने जिस व्यक्ति को 9 साल रख करके केवल इसीलिए प्रताड़ित किया, उनकी हत्या कर दी कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए। उन्होंने धर्म परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया, जान दी। लेकिन आपके यहाँ भी राहुल गांधी जैसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने धर्म के लिए कुछ नहीं किया। ऐसे लोग हैं, ये गाली दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी। अरे ये तो वो धरती है जिसने बिना नेतृत्व के लड़ना सिखाया है। अभी मैं उस्मानाबाद में था, वहां मुझे जानकारी हुई कि ये कुछ क्षेत्र था जो हैदराबाद निजाम के कब्जे में आता था। वहां 17 सितंबर 1948 को पूरी आजादी मिली, लेकिन मराठों ने लड़ाई नहीं बंद की। भले नेतृत्व नहीं था, लेकिन मराठों ने तलवार से तलवार बजा दी और पूरी दुनिया और इस देश को दिखाया कि आजादी की सुरक्षा कैसे की जाती। उस धरती पर लोग इस तरह की बातें करते। ऐसे लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ करके प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी कि जो हमारा समझौता था उसको समर्थन दिया, लेकिन वैसे लोग किनसे मिल गए जाके जो आज वीर सावरकर को गाली दे रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि कभी बाला साहब ठाकरे होते तो ऐसे लोग जो वीर सावरकर को गाली दे रहे थे उसी दिन उस सरकार को आईना दिखाने का काम करते कि नहीं करते? करते कि नहीं करते? वैसे लोग हमारी पीठ में छुरा भोंक करके ऐसे लोगों से जाकर के मिल गए। ये स्थितियां, इन स्थितियों में बदलाव की जरूरत, इन स्थितियों में बदलाव आप सब लाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लाएंगे। हमारे अतुल भोसले साहब लाएंगे, विक्रम साहब लाएंगे। आपका एक एक कार्यकर्ता जो आज आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है। अभी अतुल जी कह रहे थे कि ये क्षेत्र एक अलग तरह का क्षेत्र था, कांग्रेस इस तरह से प्रभावी हो गई थी कि उसको मानो लगता था कि यहाँ पर बता रहे थे बस्ता रखने वाले लोग नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब चिंता करने की बात नहीं है। मैं आपसे खुले मंच से कह रहा हूं, और जो विरोधी हैं वो भी कान खोलकर सुन ले। यहाँ अतुल बाबा भोसले हैं, विक्रम जी हैं, और मैं हूं। कार्यकर्ता के मान सम्मान और स्वाभिमान पर आंच नहीं आने दी जाएगी। ये मेरी जिम्मेदारी, हमारे अतुल की जिम्मेदारी। हम लोग इसको करेंगे। आप निश्चिंत होकर के किसी भी राजनीतिक दल के किसी कार्यकर्ता में वो हिम्मत नहीं है कि राष्ट्रवादी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का हो और उसके विरुद्ध इस तरह की बात करें। आज पूरी, जैसे मैंने कहा, दुनिया देख रही है भारत की तरफ, हमारे प्रधानमंत्री की तरफ। ये देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस देश को रोकने की कोशिश बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मैं इस मंच से ये आह्वान करना चाहता हूं, ये जिम्मेदारी केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्थकों की, देशभक्तों की और राष्ट्रवादियों की ये जिम्मेदारी है कि हम ऐसे सारे लोगों को जो इस देश को रोकना चाहते हैं, जो इस देश में बढ़ती हुई जो सुविधाएं हैं, जो जरूरतें पूरी हो रही, जो लोगों का जीवन अच्छा बन रहा है, महिलाओं का सम्मान बढ़ रहा है, सशक्तिकरण हो रहा है, देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, पूरी दुनिया भारत माता की जय बोलने को लालायित है। ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए आप सब लोगों को कमर कसनी होगी।
ये समय आ गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले से आह्वान किया, तो पहले नारा सब एक साथ भी दे सकते थे, लेकिन वो समय समय पर देते हैं। उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, उसके बाद कहा सबका विश्वास, और विश्वास लेकर के हमने कई योजनाएं बनाई, चाहे धारा 370 हटाना हो, भगवान राम का भव्य मंदिर हो, उज्जैन के महाकाल हो, सोमनाथ मंदिर हो, या बाबा विश्वनाथ की नगरी हो, विंध्यवासिनी का कॉरिडोर हो, ऐसे अनेकों अनेक भारत के सांस्कृतिक और हमारे पौराणिक स्थल, उस पर हम सब काम कर रहे हैं। इन सब को सुरक्षित तरीके से हम आगे ले जा सकें, और जो हमने योजनाएं बनाई हैं उनको भी आगे बढ़ा सके, इसके लिए उन्होंने जोड़ा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास। सब लोगों को प्रयास करना है। ये भारत हम सब का देश, ये भारत माता हम सब की है। इसकी संस्कृति, इतिहास और इसके लोगों के लिए हमारा संकल्प होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है। हम लोग कहते हैं कि चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कुर्सी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं। चुनाव के माध्यम से सत्ता में हम आते हैं तो हम सेवा करते हैं, और सेवा के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव लाते हैं। इसलिए आप सबसे आह्वान है, आप सब निकलिए इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए, भारत माता के लिए। सभी लोग प्रयास करिए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े होइए, क्योंकि आपकी ही जो ताकत है उसी ताकत से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप जो गति दिखाएंगे, जो ताकत दिखाएंगे, उससे ही इस देश और इस प्रदेश का उद्धार होगा, देशों लोगों का भविष्य अच्छा होगा। हमारे बहुत सारे अतुल बाबा भोसले साहब यहाँ पर निरंतर आपके जीवन में जो जो केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की योजनाएं आ रही हैं उनको लाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सारी कोशिशें नरेंद्र मोदी जी की कोशिश हो, फडणवीस साहब की हो, अतुल जी की हो, हम लोगों की हो, ये कोशिशें कामयाब और निरंतर आगे तभी बढ़ेंगी जब आपका समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। तो ठीक है, रहेगा। इस देश को आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। सब लोग हाथ उठाइए। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद सबका। मैं अपनी बात हमारे जो संचालक महोदय हैं, इन्होंने एक शेर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सारी दुनिया को मोहब्बत देंगे। नहीं, अतुल जी को बुलाने से पहले क्या पढ़ा था? मंजिल उन्हों के मिलते जिनके सपनों में जा रहा हूं, तोपों से कुछ नहीं होता, उड़ान तो हौसले से होते हैं। ये वो बुलंद हौसले, अतुल हौसले। ये जैसे इन्होंने ये कहा, आप देखिए इन्होंने ये बात कही बहुत बढ़िया, लेकिन मैं उसी के आगे की बात आपसे कहता हूँ। मैंने जो आह्वान किया है, जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, आप सबसे निवेदन है, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होइए। हम सब लोग आपको विश्वास दिलाते हैं, जहां कार्यकर्ताओं के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा हमारा संकल्प है, वहीं इस क्षेत्र के लोगों और इस देश के लिए हम सर्वोपरि अपना योगदान करेंगे। आप सब भी राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रमाचा सुंदर आभार आदरणीय सागरजी शेवाळे त्या गावचे सरपंच यांनी सुंदर असं नियोजन केलं, त्यानंतर आपण सुंदर असं आभार सुद्धा प्रदर्शन करावं। जल जीवन मिशन अंतर्गत येवती पाणीपुरवठा योजनेच्या भूमिपूजनासाठी उपस्थित असणारे आपले केंद्रीय मंत्री माननीय नामदार अजय मिश्रा साहेब, माननीय डॉक्टर अतुलजी बाबा भोसले, विक्रमजी पावसकर साहेब, शिंदे साहेब, बसुगले साहेब, एस पाटील, या ठिकाणी सर्वजण आपण या भूमिपूजन कार्यक्रमासाठी जमलेलो आहात। त्यानिमित्त मी सर्वांचा आभार व्यक्त करतो। या ठिकाणी कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो। भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार जयकुमार गोरे, सातारा लोकसभा प्रभारी डॉक्टर अतुल भोसले व लोकसभा संयोजक तथा प्रदेश सचिव विक्रम पावसकर यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने सातारा लोकसभा निवडणुकीसाठी जोरदार तयारी सुरू केली आहे। या पार्श्वभूमीवर सातारा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असलेल्या केंद्रीय गृहराज्यमंत्री मिश्रा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत येवती येथे झालेल्या विविध विकास कामांच्या शुभारंभामुळे कराड दक्षिणमध्ये चैतन्य पसरलं आहे।
कराड दक्षिणचे नेते डॉक्टर अतुल भोसले यांच्या प्रयत्नाने येवतीसारख्या दुर्गम गावाला सुमारे 1.5 कोटींची शुद्ध पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाल्याने समस्त गावकऱ्यांनी अतुलबाबांना धन्यवाद दिले. नितीन ढापरे, वायझेड इंडिया टीव्ही, येवती, कराड. ही होती आजची महत्त्वाची बातमी. आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आत्ताच आपण वायझेड इंडिया टीव्हीला सबस्क्राईब करा व नोटिफिकेशन बेलवर क्लिक करून आमच्या नवनवीन अपडेट मिळवा. नमस्कार.